राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में अलग अलग अनुष्ठान जारी हैं। रामलला की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए अयोध्या में जल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 महिलाओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान वो नाचती गाती और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाती दिखी। सरयू से पवित्र जल भरकर सजी धजी सभी 151 महिलाएं राम मंदिर पहुंची। जय श्री राम के जय घोष आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में महाअनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। कलश लेकर निकली महिलाओं के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो बेहद खुश हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं राम सीता विवाह के गीत गुनगुना रही थीं। राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम के धाम में निकली जल कलश यात्रा के दौरान अयोध्या में गजब का नजारा दिखा। सरयू के आरती घाट से एक साथ कलश में जल लेकर जब 151 महिलाएं निकली तो हर कोई देखता रह गया। इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीर यहाँ पर कलश यात्रा की। महिलाएं काफी ज्यादा तादाद में कलश यात्रा लेकर निकली हैं। जल कलश यात्रा के दौरान अयोध्या में जगह जगह खूबसूरत रंगोली भी बनाई गई थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया और वहां चारों तरफ राम धुन और जय श्री राम के नारे गूंजते सुनाई दिए। 151 महिलाओं की कलश यात्रा से पहले पूरे विधि विधान के साथ सरयू तट पर कलश पूजन किया गया और इसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा शामिल हुए। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। पुरोहितों ने कलश यात्रा शुरू करने से पहले सरयू नदी और 9 कलशों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। इस दौरान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी काशी से आए पुरोहितों के बताए हुए एक एक नियम का पालन करते दिखे। कलश पूजन कराने वाले पुरोहितों ने इसका महत्व बताया और जानकारी दी कि सरयू नदी से लिए गए 151 कलशों के जल का ही इस्तेमाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजन के दौरान किया जाएगा। यही जल जो है अपना सभी पूजन में उपयोग होगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये पूजा है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले रामलला की मूर्ति और गर्भगृह का सरयू के पवित्र जल से शुद्धिकरण किया जाएगा और धार्मिक अनुष्ठान के ये तमाम विधि विधान वाराणसी और देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचे 121 ब्राह्मणों की देखरेख में संपन्न होगा। कलश यात्रा के अलावा अयोध्या में रामलला की नई मूर्ति राम मंदिर परिसर पहुंचा दी गई, क्योंकि अगले 5 दिनों तक राम मंदिर परिसर के अंदर ही रामलला की मूर्ति का अलग अलग विधि से पूजन किया जाएगा। कार्यशाला से भगवान राम की मूर्ति को एक ट्रक में रखकर राम मंदिर परिसर पहुंचाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना किया गया है। उसके बाद जो है भगवान राम की मूर्ति को ट्रक में लोड किया गया है, रखा गया है। ट्रक के जरिए रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान उस ट्रक की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए थे। इस मौके पर मूर्तिकार अरुण योगीराज भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने ही 5 साल के बाल रूप रामलला की मूर्ति बनाई है। How you are feeling? आप खुश हैं बहुत आपकी? मंदिर परिसर में मूर्ति पहुंचने के बाद निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ किया। इस दौरान उस चबूतरे की आरती उतारी गई और परिक्रमा की गई जहां रामलला की मूर्ति विराजमान होगी। कुछ घंटों बाद भगवान राम अपने नए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रभु श्री राम की पुरानी मूर्ति को भी मंदिर के गर्भगृह में ही रखा जाएगा, जिसका मतलब ये कि नई मूर्ति के साथ राम मंदिर में भक्तों को भगवान राम और उनके तीनों भाइयों की पुरानी प्रतिमाओं के दर्शन हो सकेंगे। और पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर विराजमान हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों में जुटे पुरोहितों के मुताबिक जिस आसन पर रामलला के विग्रह को रखा जाएगा उसे 81 कलशों के जल से शुद्ध किया जाएगा। इसके बाद गर्भगृह में बने चबूतरे या आसन की वास्तु शांति पूजा होगी। पूजा के बाद मूर्ति के आसन को रक्षा सूत्र से बांधा जाएगा। इतना ही नहीं, गर्भगृह में रामलला को विराजमान करने से पहले सोने या चांदी की एक छोटी छड़ी वहां रखी जाएगी। पुजारियों ने बताया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो छड़ी गर्भगृह से हटा ली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने जानकारी दी कि गर्भगृह में निर्माण का काम पूरी तरह हो चुका है। रामलला को ग्राउंड फ्लोर पर विराजना है
ग्राउंड फ्लोर पूरा हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि आसन पर विराजमान होने के बाद रामलला की मूर्ति की आंखें ढकी रहेंगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आंखें खोली जाएंगी और सबसे पहले मूर्ति को शीशा दिखाया जाएगा। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह का वीडियो सामने आया। इसके अलावा मंदिर के मुख्य द्वार और बाहर की कुछ और तस्वीरें भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने दो टूक कहा कि पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। हमारे जो पवित्र स्थानों का पुनरुज्जीवन में बहुत बढ़िया काम किए। राम मंदिर समारोह को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए मांग की गई कि 22 जनवरी के दिन देश भर की सभी अदालतों में छुट्टी रखी जाए। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए करीब 13.5 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक ये लड्डू 7 जनवरी से बनाए जा रहे हैं और इन्हें प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों में बांटा जाएगा। उधर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान राम की केसरिया रंग की पोशाक भगवान राम को पहनाई जाएगी। रामलला की पोशाक तैयार करने वाले टेलर ने बताया कि भगवान राम के लिए खास तरह के मखमली कपड़ों की पोशाक तैयार की गई। क्योंकि मौसम ठंड का है, इसीलिए मखमली और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल पोशाक तैयार करने में किया गया है। भगवत प्रसाद पहाड़ी और उनका परिवार 40 साल से रामलला की पोशाक तैयार करता आ रहा है। भगवत प्रसाद ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम को किस दिन किस रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। मंगलवार को लाल, बुध को हरा, बीफे को पीला, शुक्र को क्रीम, शनिवार को नीला, रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद। भगवत प्रसाद पहाड़ी उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला की मूर्ति के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि कपड़े की माप के लिए मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें खास तौर पर बुलाया था। मूर्ति बहुत ही सुंदर है। अब जब दर्शकों के सामने आएगा तो पता लगेगा कि हाँ कोई मूर्ति है। भगवत प्रसाद पहाड़ी के साथ उनके घर की महिलाएं भी प्रभु श्री राम की सेवा में जुटी दिखी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की नई मूर्ति के साथ ही उनकी पुरानी प्रतिमाओं के लिए भी पोशाक तैयार की जा रही है। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भगवान राम और उनके भाइयों की पोशाक तैयार हो चुकी है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पूजा से पहले प्रायश्चित पूजा, कर्मकुटी पूजा, जल कलश यात्रा और गर्भगृह में पूजा हो चुकी है। अगले 5 दिन राम मंदिर परिसर में और भी कई दूसरे अनुष्ठान होंगे और इसके लिए राम मंदिर परिसर को पूरी तरह तैयार कर लिया गया। 22 जनवरी को चमकते दमकते राम मंदिर में पूरे विधि विधान से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी। 19 से 21 जनवरी तक रामलला की बाल रूप मूर्ति को घी, शहद, फल, फूल और केसर का स्नान कराया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 20 और 21 जनवरी को राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से आम श्रद्धालु भव्य मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में साल भर लगातार धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। यानी भगवान राम के मंदिर में विराजने के बाद पूरे अयोध्या में उत्सव चलता ही रहेगा। अयोध्या में सिर्फ भव्य राम मंदिर का ही निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि पूरी अयोध्या का ही कायाकल्प कर दिया गया है और चारों तरफ भगवान राम की झलक देखने को मिल रही है। अयोध्या में एक नए फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। ये फ्लाईओवर अयोध्या के नए एयरपोर्ट से सीधे राम जन्मभूमि को जोड़ता है। इतना ही नहीं, इसके बनने से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को भी सुविधा होगी। राइट साइड में ये है अयोध्या धाम, यानी कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। इस नए फ्लाईओवर के बनने से एयरपोर्ट से राम मंदिर की दूरी बेहद कम हो गई। अगर हम इधर से डायरेक्ट जाते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में हम राम जन्मभूमि के जाकर दर्शन कर सकते हैं। मतलब ये कि बाहर से दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले राम भक्तों को इस फ्लाईओवर से काफी सुविधा होने वाली है। उधर अयोध्या से 2 और शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई। अयोध्या के लिए कोलकाता और बेंगलुरु से भी सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु के लिए फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। 8 वहां पे विमान एक साथ वहां पे लैंड कर सकते हैं। पार्किंग की सुविधा उन्हें उपलब्ध है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भगवान राम पर एक भजन गाया। उन्होंने ये भजन आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के 75वें जन्म दिवस पर अयोध्या में हुए एक कार्यक्रम के दौरान गाया। महाराष्ट्र के जलगांव में 2,10,000 दियों से भगवान राम की एक तस्वीर बनाई गई। इस तस्वीर को कई लोगों ने मिलकर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह पर बनाया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता दिया गया। हालांकि बाद में शरद पवार ने जानकारी दी कि वो भारी भीड़ की वजह से अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपनी उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। इस बीच मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा भी बेहद सख्त कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने वहां आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी किया है। इसी वजह से वहां पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है और अयोध्या की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई है। अयोध्या में पुलिस और सुरक्षा बल की टीम का जमावड़ा लगा हुआ है। वहां चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए सुरक्षा बल के 11,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के 13,000 पुलिसकर्मी वहां सुरक्षा संभाल रहे हैं। मतलब वहां सुरक्षा में जरा सी चूक की गुंजाइश नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ऐसे में अयोध्या को किसी किले में तब्दील कर दिया गया है। वहां सुरक्षा बल के जवान मोर्चा संभाल चुके हैं। आसमान से ड्रोन के जरिए अयोध्या की गली गली पर नजर रखी जा रही है और सरयू नदी पर भी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार कर दिया गया है। मतलब जमीन हो, पानी हो या फिर आसमान, अयोध्या तक आने वाले हर रास्ते पर सुरक्षा का पुख्ता घेरा है। क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम पर आतंकी हमले के बादल भी मंडरा रहे हैं और इसी को देखते हुए वहां सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं जैसे शायद ही कभी अयोध्या में इससे पहले किए गए हों। मतलब अयोध्या इस वक्त एक ऐसे किले में तब्दील हो चुकी है जिसे भेदना तो दूर, भेदने के बारे में सोचने में भी आतंकियों के पसीने छूट जाएं। और इस किले की दीवारों पर घातक हथियारों के साथ सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जा चुके हैं। वहां यूपी एटीएस के कमांडो मोर्चा संभालने पहुंच गए। यूपी एटीएस के कमांडो और स्नाइपर अयोध्या में तैनात रहेंगे और इन्हीं के हाथों में हमारी सुरक्षा होगी। 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक वहां प्रधानमंत्री के काफिले के साथ एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कमांडो की टीम चलेगी। इस पूरे रास्ते पर ऊंची ऊंची इमारतों में हर वक्त स्नाइपर तैनात रहेंगे। इसके अलावा वहां यूपी एटीएस की एक टीम हर वक्त मुस्तैद रहेगी। इन कमांडों को जरूरत पड़ने पर अयोध्या के किसी भी कोने में मिनटों के अंदर अपनी मोटरसाइकिलों से पहुंचना होगा। इसके लिए उन्हें स्पोर्ट्स बाइक मुहैया कराई गई हैं। कहीं से भी कोई भी सूचना मिलती है तो एक डेडिकेटेड क्यूआरटी टीम या हमारी टीम है जो वहां पहुंच करके उस पर रिएक्ट करेगी। इन कमांडो को महीने भर पहले से इस कार्यक्रम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब ये संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरने के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार है। लेकिन पुलिस का यह पहरा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर भी है। आतंकी खतरे के अलर्ट को देखते हुए सरयू नदी पर एक फ्लोटिंग कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। अनुमान जताया गया कि 22 जनवरी और उसके बाद भी अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। और ऐसे में सरयू स्नान के लिए उमड़ी भीड़ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी को देखते हुए सरयू नदी पर एक फ्लोटिंग कंट्रोल रूम यानी पानी पर तैरता कंट्रोल रूम बनाया गया। यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक फैले सरयू घाटों की निगरानी की जाएगी। ये फ्लोटिंग सर्विलांस रूम बनाया गया है और ये अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। सरयू नदी में जिस तरफ ये फ्लोटिंग कंट्रोल रूम बनाया गया है वो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि आशंका जताई गई कि उस तरफ से पानी के रास्ते भी लोग अयोध्या में आने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साइड एरिया खुला है, ओपन है, तो इसलिए सीधा सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है। बताया गया कि इस कंट्रोल रूम से घाटों और आसपास के इलाकों पर कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा यहाँ 24 घंटे जल पुलिस और कोस्ट गार्ड के जवान भी तैनात होंगे। और सड़क के रास्ते तो अयोध्या तक पहुंचना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए वहां तक पहुंचने वाली करीब करीब सभी सड़कों को
सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। मतलब अगर कोई चाहे भी तो इस सुरक्षा घेरे को पार कर अयोध्या में दाखिल नहीं हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी की शाम से ही अयोध्या की तरफ से गुजरने वाली गाड़ियों को हाईवे से दूसरे रास्ते पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कोई भी ट्रेन अयोध्या धाम जंक्शन पर नहीं रुकेगी। और रही बात बसों की, तो 21 और 22 जनवरी को रोडवेज की एक भी बस को अयोध्या बस अड्डे पर रुकने की इजाजत नहीं होगी। मतलब 19 तारीख से ही अयोध्या पहुंचना अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाएगा। हालांकि इस दौरान उन गाड़ियों को अयोध्या में घुसने दिया जाएगा जिन्हें विशेष पास दिए गए हैं। यहाँ इस तरीके का पास होना चाहिए। जो गाड़ियां एंटर कर रही हैं अयोध्या में, उनके पास इस तरीके का पास होना चाहिए। वहां सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए हर 100 मीटर पर बैरिकेडिंग की गई है। मतलब अगर कोई बाहरी सुरक्षा घेरे को चालाकी से पार कर भी ले, तब भी वो 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका भी ख्याल रखा है। सरकार की तरफ से अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए बाकायदा सरकारी बसें चलाई गई हैं। और इन्हीं के जरिए वहां पहुंचे राम भक्त राम की अयोध्या घूम रहे हैं, क्योंकि वहां निजी गाड़ियों पर रोक लगा दी गई। ऐसे में श्रद्धालुओं का पैदल सफर करना मुश्किल हो जाता और उनकी इसी परेशानी का हल निकालने के लिए अयोध्या के अंदर कई बसों को चलाने का निर्णय लिया गया। अयोध्या में दौड़ती ये बसें भी राम नाम के जयकारों से गूंजने लगी। इन बसों से श्रद्धालु न सिर्फ राम मंदिर बल्कि हनुमानगढ़ी और अयोध्या में मौजूद बाकी मंदिरों के भी दर्शन आसानी से कर सकेंगे। बस का सफर ठीक लग रहा है? अरे बहुत अच्छा। क्योंकि आज अंदर गाड़ियां बंद है सर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आनंद ही आनंद है यहाँ पे। तो बताया गया कि ये बसें अयोध्या की सीमा के पास से चलाई जा रही हैं। मतलब हाईवे की तरफ से आने वाले लोगों की गाड़ियों को वहीं रोक दिया जाएगा और उससे आगे के लिए उन्हें इन्हीं बसों की मदद लेनी होगी। उधर 22 जनवरी के लिए कृष्ण की नगरी मथुरा को भी सजा दिया गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए मथुरा को भी अयोध्या की तरह सजाया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी के दिन कृष्ण और राधा का श्रृंगार राम और सीता की तरह किया जाएगा। साथ ही उस दिन मथुरा में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दिव्य राम रूप भगवान श्री राम के अनुरूप वस्त्र मुकुट धारण करेंगे ही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का न्योता न मिलने का हवाला देकर अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने जानकारी दी कि 22 जनवरी के समारोह के बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली को टालने की मांग की। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने 22 जनवरी के दिन कोलकाता में संप्रीति रैली निकालने का ऐलान किया, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी ने आशंका जताई कि उस दिन टीएमसी की रैली से माहौल बिगड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वो 22 जनवरी के दिन अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। उधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केरल के मंदिर में पूजा की। उन्होंने त्रिशूर जिले के गुरुवायूर और श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन किए। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में दर्शन किए थे और अगले ही दिन वो केरल के गुरुवायूर मंदिर पहुंचे। दर्शन के लिए प्रधानमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा यानी धोती और कुर्ता पहना। गुरुवायूर मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ विधि विधान से पूजा के बाद प्रधानमंत्री शादी समारोह का हिस्सा बने। शादी का ये समारोह अभिनेता और बीजेपी नेता सुरेश गोपी की बेटी का था। प्रधानमंत्री इस शादी में लड़की वालों की तरफ से शामिल हुए। वो वहाँ करीब 25 मिनट तक रहे और शादी के बाद नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। गुरुवायूर मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री त्रिशूर के श्री रामास्वामी मंदिर भी गए। वहां पूजा के बाद वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम में मलयालम भाषा में रामायण के छंद सुने। बाद में प्रधानमंत्री ने रामायण की प्रस्तुति करने वाले कलाकारों का सम्मान भी किया और उन्हें अपने हाथों से शॉल ओढ़ाई। इन कलाकारों में छोटे बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों ने प्रधानमंत्री के सामने मलयालम भाषा में रामायण के छंद सुनाए।
बच्चों के वैदिक मंत्रों के अलावा कलाकारों ने राम भजन भी गाए और इन्हें सुनते सुनते प्रधानमंत्री राम धुन में खो से गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री लगातार मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। इन मंदिरों में वो कीर्तन का हिस्सा भी बने। ये सिलसिला नासिक के कालाराम मंदिर से होते हुए आंध्र के वीरभद्र मंदिर तक पहुंचा और फिर केरल के त्रिशूर में भी जारी रहा। प्रधानमंत्री 2 दिन के आंध्र और केरल दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मंदिरों के दर्शन भी किए और कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। केरल के कोच्चि में उन्होंने 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और फिर कोच्चि में बीजेपी के प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री को तीर धनुष भेंट किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने मन से ऐसे दिखाया मानो तीर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे हों। प्रधानमंत्री के ऐसा करते ही वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस सम्मेलन में पीएम ने बीजेपी नेताओं में उत्साह भरा और चुनावों में जीत के लिए हर बूथ पर ताकत झोंकने का मंत्र दिया। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में सफाई की। प्रधानमंत्री की अपील पर 22 जनवरी से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों की सफाई का अभियान चल रहा है और इस अभियान को सफल बनाने में जुटे अनुराग ठाकुर दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाया। उनके साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी मंदिर की सफाई की। दोनों नेताओं ने मिलकर मंदिर परिसर में बिखरे सूखे पत्तों और कचरे को समेटा। बाद में अनुराग ठाकुर ने अपने हाथों से इन पत्तों को उठाकर कूड़े की बाल्टी में डाला। सफाई से पहले अनुराग ठाकुर ने मंदिर में दर्शन किए और जमीन पर लेटकर भगवान वाल्मीकि को प्रणाम किया। मंदिर की ओर से उनका सम्मान भी किया गया और इसके बाद अनुराग ठाकुर ने वाल्मीकि मंदिर को तीर्थ स्थलों के स्वच्छता अभियान का हिस्सा बना लिया। एक दिन पहले ही अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर को चमकाया था। वहां बिखरा कूड़ा समेटा था और अगले ही दिन उन्होंने दिल्ली के एक और मंदिर में झाड़ू लगाया। प्रधानमंत्री की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों की सफाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी से पहले देश के तीर्थ स्थलों को साफ सुथरा करने का लक्ष्य है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के कनक दुर्गा मंदिर में झाड़ू लगाया और मंदिर के कोने कोने से कूड़ा समेटा। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के कनक दुर्गा मंदिर में सफाई की। उनके साथ पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद थे। सफाई अभियान में इन लोगों ने उनका साथ दिया और हाथों में झाड़ू लेकर पूरे कनक दुर्गा मंदिर में बिखरा कूड़ा समेट डाला। बाद में जी किशन रेड्डी ने सारा कचरा थैले में डाला। कहते हैं कि इस कनक दुर्गा मंदिर को महाभारत के अर्जुन ने बनाया था और देवी दुर्गा को समर्पित कर दिया था। इधर 22 जनवरी के समारोह के लिए दिल्ली में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। अयोध्या में होने वाले समारोह से पहले दिल्ली में बीजेपी ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली और आसपास के मंदिरों के कई पुजारी भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ समेत अलग अलग जिलों से अयोध्या जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का किराया तय कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार 3,500 रुपए में अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सेवा को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रामचरितमानस की किताब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ पिछले 7 दिनों में 10,000 से ज्यादा रामचरितमानस बिक चुकी हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए असम से 4 श्रद्धालु साइकिल से अयोध्या पहुंचे। उन्होंने 31 दिसंबर को साइकिल से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। असम से अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए। जी, हम जैसा साइकिल लेके आ सकते हैं, आप लोग भी चाहे तो, मन हो तो, अगर भक्ति है आप भी आ सकते हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में दलील दी गई कि पौष के महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गायक कैलाश खेर का नया गाना राम का धाम शेयर किया। संगीतकार अनु मलिक ने इस गाने में संगीत दिया है। राम 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 बोलो जय श्री राम। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में राम की गाथा सुनाई जा रही है। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में रामलीला का आयोजन किया गया और इस भव्य रामलीला की शुरुआत हुई गणेश वंदना से।
अयोध्या में हो रही इस रामलीला में बिंदु दारा सिंह और राकेश बेदी जैसे कलाकार अभिनय कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझ रहा हूँ कि ऐसा मुझे अवसर मिला। रामलीला के पहले दिन बिंदु दारा सिंह भगवान शंकर के किरदार में नजर आए। मंच पर वो पार्वती के साथ अपनी भूमिका निभाते दिखे। अयोध्या में इस रामलीला का मंचन 22 जनवरी तक किया जाएगा। इसके लिए वहां एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है, जहां हजारों लोग एक साथ रामलीला देख सकेंगे। और इस बीच अयोध्या की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए वहां की सड़कों पर रंगोलियां बनाई गई। अयोध्या का एक भी चौराहा ऐसा नहीं बचा जिसे रंगों से न सजाया गया हो। इन रंगोलियों को बनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार बुलाए गए हैं। और अयोध्या की सड़कों को रंगों से सजाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। राम मंदिर के करीब सुग्रीव किला प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय रंगोली बनाई गई। ये रंगोली इतनी बड़ी थी कि पूरा चौराहा रंगों से भर गया। सुग्रीव किला जहां से मुख्य गेट है, दर्शनार्थी जाएंगे उस वहां पर एक बड़ी सी रंगोली बना करके जो दर्शनार्थी हैं उनके स्वागत की तैयारी चली। और इसके अलावा लता मंगेशकर चौक को भी इसी तरह से सजाया गया। वहां बनाई गई एक रंगोली में भगवा रंग से स्वागत करो प्रभु हमारे आ गए लिखा नजर आया। इन रंगोलियों को बनाने के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कलाकार बुलवाए गए। नगरी सजाने आया हूँ, 2 क्विंटल की रंगोली बनाने वाला हूँ। बताया गया कि आने वाले 5 दिन तक अयोध्या के हर चौराहे को इसी तरह से सजाया जाएगा। वहां की सभी सड़कों पर रंगोलियां बनाई जाएंगी ताकि अयोध्या की खूबसूरती को और बढ़ाया जा सके। उधर प्रधानमंत्री ने केरल को बड़ी सौगात दी। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदरगाहों, जहाजों और जल मार्ग क्षेत्रों के विकास के लिए 4000 करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने भारत को विश्व व्यापार का केंद्र बताया। ये सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र के विकास को गति देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोविंद सिंह को याद किया और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर के जरिए गुरु गोविंद सिंह के त्याग और बलिदान का भी जिक्र किया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों के बाद पिछले साल उनसे संसद की सदस्यता छीन ली गई थी। उन्हें बतौर सांसद दिल्ली में सरकारी बंगला मिला हुआ था। उधर लालू यादव ने विपक्षी गठबंधन में खींचतान की खबरों से इनकार कर दिया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सीटों के मुद्दे पर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे में कुछ वक्त लगेगा। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 2015 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन पिछले साल बीजेपी से भी इस्तीफा देकर वो के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस में शामिल हो गए थे। गिरिधर गमांग 1999 में तब चर्चा में आ गए थे जब उनके एक वोट से संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। उड़ीसा में और कहीं भी मेरे को जो दायित्व देंगे वो काम करूंगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने पूछताछ की। ये पूछताछ मानेसर जमीन घोटाला मामले के तहत की गई। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में मानेसर में करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डरों को औने पौने दाम में बेच दिया गया था। इधर लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र बनाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सुझावों को शामिल करने के लिए आम लोगों से राय भी मांगी। आम नागरिक देश का, भारत का, वो भी अपनी सहभागिता निभा सके। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागालैंड में मोटरसाइकिल चला रहे कुछ लोगों से मुलाकात की। नागालैंड के मोकोकचुंग में उन्होंने अपनी यात्रा बीच में रोककर उन लोगों से बातचीत की। इसके बाद राहुल गांधी ने उस इलाके में स्थानीय लोगों के बीच भाषण भी दिया। नॉर्थ ईस्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने उसे 31 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। इससे पहले पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद जावेद मट्टू को कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता संजय गुलेरिया ने राज्य की खराब सड़कों की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान खींचने के लिए उन्हीं के चेहरे का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उस इलाके से जीतकर कैबिनेट मंत्री बने चंद्र कुमार के बड़े बड़े कटआउट बनवाए।
और फिर उन कटआउटों को अपनी कार में बैठाकर उस खस्ता हाल सड़क की सैर कराई। इस दौरान वो मुख्यमंत्री के उस कटआउट के आगे हाथ जोड़कर उस सड़क की दुर्दशा के बारे में बताते नजर आए। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप रूबरू होके प्रत्यक्ष रूप से इस सड़क को खुद देखें। इसके बाद उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और पहले ही गड्ढे में कार की अगली सीट पर रखा मुख्यमंत्री का पोस्टर गिर पड़ा। ध्यान से आपने देख लिया होगा कि अभी तो मात्र 10 कदम ही चले। धूल भरी सड़क से गुजरती उनकी गाड़ी जैसे ही अगले गड्ढे से गुजरी, कार में पीछे वाली सीट पर रखा मंत्री चंद्र कुमार का कटआउट भी जमीन पर आ गया। थोड़ा सा रास्ता मैंने आपको और दिखाना है। आपने बहुत ही कीमती समय निकाला इसके लिए। फेसबुक पर शेयर किए गए इस वीडियो के जरिए बीजेपी नेता ने राज्य सरकार पर तंज कसा। हालांकि इसका जवाब देते हुए हिमाचल सरकार के परिवहन मंत्री ने उन्हें जल्द ही इस सड़क की मरम्मत का भरोसा भी दे दिया। साथ ही उन्होंने उस सड़क को अच्छी तरह से दोबारा बनाने के लिए 10 करोड़ की रकम का ऐलान भी कर दिया। उधर चोरी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड होने पर न्यूजीलैंड की सांसद को इस्तीफा देना पड़ा। वहां की ग्रीन पार्टी की सांसद पर कपड़ों के बड़े 2 स्टोर से एक बार नहीं बल्कि 3 बार चोरी करने का आरोप लगा। और मामला तब बढ़ गया जब इससे जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया। उस वीडियो में न्यूजीलैंड की सांसद गोरिस गर्मन कपड़ों के स्टोर में नजर आई। इस दौरान वहां और भी ग्राहक मौजूद थे। ऐसे में थोड़ी देर तक उन्होंने वहां रखे कपड़ों को देखा और फिर लोगों से नजर बचाकर उन्होंने एक ड्रेस उठाई और उसे अपने बैग में रख लिया। इस वीडियो के सामने आते ही गोरिस गर्मन ने इस्तीफा दे दिया और सफाई दी कि काम के तनाव की वजह से वो परेशान हो गई हैं और उनके मुताबिक जो कुछ हुआ वो उसी तनाव का नतीजा था। ऐसे में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन उन पर यह आरोप पहली बार नहीं लगे। उन पर ऑकलैंड और वेलिंगटन के 2 बड़े शोरूम से कपड़े चोरी करने के भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार वो चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई और बात इस्तीफे तक पहुंच गई। इधर एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर उद्धव गुट के विधायकों को नोटिस भेजा गया। असली शिवसेना के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव गुट के 14 विधायकों और विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दी गई याचिका पर यह सुनवाई की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की तरफ से दी गई अर्जी पर 22 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के मामले में पुलिस ने पिस्तौल बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक इसी हथियार से 2 जनवरी को दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 18 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपना कर्ज उतारने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। इधर बर्फबारी की कमी से इस साल पर्यटकों ने कश्मीर से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि हर साल जनवरी में बर्फबारी से गुलजार रहने वाले कश्मीर में इस साल बर्फ का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा और उसकी वजह से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 70% तक कम हो गई। इस बार कश्मीर से जो तस्वीरें आई उनमें चिलचिलाती धूप और सूखी सड़कें ही नजर आईं। जो सड़कें और पेड़ बर्फ से लदे रहते थे उन पर बहुत कम बर्फ नजर आई। इसकी वजह से पर्यटन उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने बर्फ के लिए कश्मीर जाने का प्लान बनाया था उन्होंने भी कश्मीर का हाल देखकर अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। जो ये ड्राई स्पेल चल रहा है तो टूरिज्म के हवाले से टूरिज्म पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद इस महीने बिल्कुल बर्फबारी नहीं हुई। ऐसे में वहां घूमने आए पर्यटकों को निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि जनवरी में बर्फ से ढक जाने वाले गुलमर्ग और पहलगाम में इस बार न के बराबर ही बर्फ नजर आई। लोगों में एक पैशन रहता था कि विंटर्स में हम विंटर टूरिज्म के लिए कश्मीर जाएंगे, मगर बदकिस्मती है कि इस साल स्नोफॉल बिल्कुल हुआ ही नहीं। दिसंबर में हुई कम बर्फबारी के बाद गुलमर्ग और पहलगाम के लोग इस महीने बर्फबारी का इंतजार करते रह गए, लेकिन आधा जनवरी बीत जाने के बाद भी लोगों को बर्फ नसीब नहीं हुई। और उसकी वजह से अब यह आशंका भी जताई जा रही है कि कश्मीर में पानी की किल्लत भी हो सकती है, क्योंकि बर्फबारी नहीं होने की वजह से वहां के नदी नालों में पानी की कमी होने लगी है और उसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को कम पानी सप्लाई किया जा रहा है। वहां के जल शक्ति विभाग के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में भी वहां बर्फबारी नहीं हुई तो पानी की सप्लाई रुक सकती है। अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो सप्लाई लेवल का हमारा फर्क पड़ा है, सप्लाई आवर्स का भी हमारा फर्क पड़ा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीर में इस साल न के बराबर बर्फबारी हुई। आमतौर पर गुलमर्ग में जनवरी के महीने में 4 से 5 फीट बर्फ होती थी, लेकिन इस बार वहां मुश्किल से कहीं बर्फ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जो डल झील जनवरी के महीने में पूरी तरह जमी नजर आती थी,
इस साल वहां भी पानी बहता दिखाई दिया। मुझे लगा कि वो फ्रोजन होगा डल लेक, बट अभी है नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 3-4 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर में दिसंबर और जनवरी के महीने में न के बराबर बर्फ पड़ी हो। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर जारी रहेगा और कुछ दिन कोल्ड डे का सामना करना पड़ सकता है। दिन का अधिकतम तापमान भी कम रहने की वजह से लोगों को दिन के वक्त भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता है, जिसे कोल्ड डे कहते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 हफ्तों में ऐसी ठंड पड़ेगी कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा और ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक रहेगा। Cold wave conditions are likely to increase slightly over the entire North Indian plains. यानी आने वाले कुछ दिनों में भी लोग सूरज के दर्शन नहीं कर पाएंगे और सुबह से जो कोहरा छाएगा वो शाम तक नहीं छटेगा। ऐसे में लोग अपने घरों में ही कैद हो जाएंगे, क्योंकि कोहरे के साथ शीतलहर का डबल टॉर्चर लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर देगा। इसके साथ ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड डे का अनुमान जताया गया। कोल्ड डे यानी रात के साथ साथ पूरे दिन भी खूब ठंड पड़ेगी और ठंड के साथ ही कोहरे की बड़ी परेशानी से भी उत्तर भारत के लोगों को जूझना पड़ेगा। यानी आने वाले दिनों में भी सड़कों पर चलते वक्त बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अनुमान जताया जा रहा है कि सुबह के वक्त और रात में कोहरे की मोटी चादर बिछी रहेगी। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां लेकर चलने वाले लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई, क्योंकि पिछले कई दिनों में उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आई कि कोहरे की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए। कोहरे की परेशानी सिर्फ सड़कों पर ही नहीं दिखी गई, बल्कि इसका असर उड़ानों और ट्रेनों की आवाजाही पर भी देखा गया। दिल्ली में कोहरे की वजह से करीब 120 उड़ानें प्रभावित हुई। भारतीय रेल के अधिकारियों के मुताबिक 30 से ज्यादा ट्रेनें 20 से 25 घंटे की देरी से चल रही हैं, जबकि कई ट्रेनों को घने कोहरे की वजह से रद्द भी कर दिया गया। उधर यमन के हूथी लड़ाकों ने अमेरिकी जहाज पर हमले के दूसरे ही दिन एक और जहाज पर मिसाइल दाग दी। इस बार यूरोप के देश ग्रीस के माल ढोने वाले जहाज को निशाना बनाया गया, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी हूथी लड़ाकों के हमले रोकने के लिए कोई भी तरीका अपनाने से पीछे नहीं हट रहे। पहले तो उन्होंने चेतावनियां और धमकियां दी। जब बात नहीं बनी तो पिछले हफ्ते यमन में घुसकर हूथी लड़ाकों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन इसके बाद तो हूथी लड़ाकों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले तेज कर दिए। एक रोज पहले अमेरिका के जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी और अब ग्रीस के उस जहाज पर हमला हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वो जहाज दक्षिण पूर्वी एशिया के देश वियतनाम से इजराइल जा रहा था, लेकिन लाल सागर में यमन के करीब पहुंचते ही उस पर मिसाइल दाग दी गई। रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में माल ढोने वाले ग्रीस के उस जहाज को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन उस पर मौजूद 24 लोगों के चालक दल को कोई चोट नहीं आई। हमास के समर्थन के नाम पर हूथी लड़ाके लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इनमें खास तौर से इजराइल और उसके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक बार फिर रॉकेटों की बारिश कर दी। ये हमला ठीक वैसा ही था जैसा हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को किया गया था। गाजा से किए गए इस हमले की वजह से इजराइल में हड़कंप मच गया, क्योंकि हमास ने 2-4 रॉकेट नहीं बल्कि कई दर्जन रॉकेट इजराइल के नेतिवोत शहर पर छोड़ दिए। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान में हर तरफ रॉकेट ही रॉकेट नजर आए। इस रॉकेट हमले की वजह से इजराइल के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को भी इसी तरह का हमला करके इजराइल को दहला दिया था। तब हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अलग अलग शहरों पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इस बार उन्होंने इजराइल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद नेतिवोत शहर को निशाना बनाया। गाजा बॉर्डर से इस शहर की दूरी करीब 22 किलोमीटर है, लेकिन गाजा से दागे गए रॉकेट इतनी तेजी से वहां पहुंचे कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास ने प्लान के तहत नेतिवोत शहर पर रॉकेट बरसाए, क्योंकि जंग के बाद से ही इजराइल की सेना इस शहर की सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन एक रोज पहले ही उसे वहां से हटा दिया गया और मौका मिलते ही हमास ने वहां रॉकेटों की बारिश कर दी। लेकिन इजराइल ने हमास के इस हमले को नाकाम करने का दावा किया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा से दागे गए ज्यादातर रॉकेटों को हवा में ही तबाह कर दिया गया और ये काम इजराइल के सुरक्षा कवच माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने किया। तस्वीरों में दिखा कि हमास के रॉकेट टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में एक एक कर बर्बाद हो गए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा,
लेकिन इस हमले के बाद नेतिवोत और उसके आसपास के दूसरे शहरों में हमास के हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि हमास के लड़ाके पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। वो इजराइल पर रॉकेटों की बारिश ही नहीं कर रहे, बल्कि गाजा में इजराइल के सैनिकों को भी ढेर करने का दावा कर रहे हैं और हमले का वीडियो जारी करके इजराइल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में हमास का एक लड़ाका घात लगाकर इजरायली सेना पर हमला करता दिखा। तस्वीरों में वो लड़ाका आधुनिक रॉकेट लॉन्चर के साथ एक टूटी फूटी इमारत में नजर आया। कुछ दूर चलने के बाद सामने वाली सड़क पर उसे इजराइल का एक टैंक दिखाई दिया। टैंक को देखते ही उसने निशाना साध दिया और बिना वक्त गंवाए हमला कर दिया। पलक झपकते ही इजराइल का वो टैंक आग का गोला बन गया। इसके बाद वहां सिर्फ लपटें और धुआं नजर आया। हमास ने इस हमले में इजराइल के उस टैंक को तबाह करने और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। इधर शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रच दिया। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन चीन के दिंग लिरेन को हरा दिया। इस जीत के साथ ही वो विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए। महेंद्र सिंह धोनी के 2 पूर्व बिजनेस पार्टनरों ने उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया। इस मामले पर अदालत में सुबह सुनवाई होगी। इससे पहले धोनी उन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा चुके हैं। पंजाब के अमृतसर में प्रकाश पर्व के मौके पर स्वर्ण मंदिर में शानदार आतिशबाजी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आतिशबाजी को देखने के लिए वहां पहुंचे। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। यह ऐलान उन्होंने उत्तर कोरिया की संसद में खड़े होकर किया। वहां की न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने यह भी साफ कर दिया कि उनका जंग से बचने का कोई इरादा नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि उत्तर कोरिया की सेना कभी भी दक्षिण कोरिया पर हमले कर सकती है, क्योंकि अपनी संसद में किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी दे डाली और ये चेतावनी भी दे दी कि वो किसी भी कीमत पर उससे समझौता नहीं करेंगे, भले ही अमेरिका हर मोर्चे पर उसका साथ दे रहा हो। लेकिन उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को बर्बाद करने का मूड बना चुका है, क्योंकि किम जोंग उन ने संसद से दुनिया के सामने दक्षिण कोरिया को दुश्मन बता दिया और दक्षिण कोरिया से संबंध बनाए रखने से जुड़ी एजेंसियों को भी समाप्त करने का ऐलान कर दिया। इसके लिए किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के संविधान में बदलाव करने की भी बात कह दी। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक प्योंगयांग में बने उन स्मारकों को भी तोड़ा जाएगा जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच दोस्ती का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया की सीमा पार रेलवे लाइन को काटने का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन उत्तर कोरिया के इस ऐलान के बाद अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने साथ मिलकर उसे ताकत दिखा दी। तीनों देशों की सेना ने संयुक्त अभ्यास किया और उत्तर कोरिया को करारा जवाब दे दिया। क्योंकि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने भी अपनी कमर कस ली। भले ही उत्तर कोरिया उन्हें आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा हो, लेकिन ये तीनों देश भी डर कर चुप बैठने वाले नहीं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने अभ्यास करके ये जता दिया कि वो उत्तर कोरिया की फौज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के एक द्वीप के पास किया गया और इसमें तीनों देशों के खतरनाक युद्धपोतों को शामिल किया गया। इस युद्धाभ्यास के जरिए यह भी साफ कर दिया गया कि तीनों देश किम जोंग उन पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं ने ऐसे वक्त पर युद्धाभ्यास किया जब किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। यानी युद्धाभ्यास करके उत्तर कोरिया को हद में रहने की कड़ी चेतावनी दी गई। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पटाखों से भरे ट्रक में आग लगने के बाद 3 घंटों तक होती रही आतिशबाजी से हड़कंप मच गया। वो ट्रक तमिलनाडु से पटाखे लेकर बहराइच जा रहा था। तभी उस ट्रक से निकली एक चिंगारी से आग भड़क गई और 3 घंटों तक सड़क पर दिवाली जैसी आतिशबाजी होती रही। रात के अंधेरे में वहां आसमान रंगीन रोशनी से चमकने लगा। ऐसा लगा मानो बारात ले जाने के दौरान जश्न मनाया जा रहा हो। वहां हर तरफ सिर्फ पटाखों की तेज आवाज गूंज रही थी और उस ट्रक के नजदीक से बनाए गए वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पटाखों के ढेर में आग लगा दी हो। तस्वीरों में सुनसान इलाके में खड़े उस ट्रक से आग की धधकती लपटें उड़ती दिखाई दी और लगातार वहां से पटाखों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। उस ट्रक में आग लगते ही कुछ ही सेकंड में पूरे ट्रक में फैल गई और आग की भीषण लपटों के साथ पटाखों का शोर गूंजने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाने के दौरान भी पटाखों की आवाज सुनाई दी।
आग इतनी जबरदस्त थी कि दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में उस ट्रक के ड्राइवर और उसके साथी की जान बच गई। उधर रूस के शाख्ती नाम के शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक धमाका हो गया। करीब साल भर पहले खुले इस प्लांट में हुए धमाके ने सबको डरा कर रख दिया। बताया गया कि यह हादसा हुआ तब उस फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे और तभी शाख्ती शहर में मौजूद उस फैक्ट्री में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक पल को तो ऐसा लगा मानो वहां किसी ने मिसाइल गिरा दी, क्योंकि इस धमाके से पहले वहां एकदम सन्नाटा था और फिर अचानक जोरदार आवाज आई। ये धमाका इतना ताकतवर था कि उस बिल्डिंग के परखचे उड़ गए। वहां खिड़कियों पर लगा कांच एकदम चकनाचूर हो गया और उस कांच को तोड़ते हुए आग का एक बड़ा सा गोला निकला। उसके बाद उस इमारत के ऊपर धुएं का कब्जा हो गया। एक दूसरे वीडियो में तो उस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर जानबूझकर आग लगा दी हो, क्योंकि उससे इतना धुआं निकलता दिखा कि लोगों के होश उड़ गए। जहां तक निगाह गई धुआं ही धुआं नजर आया। बताया गया कि इस हादसे के वक्त उस बिल्डिंग में कई मजदूर काम कर रहे थे और धमाका होते ही उनमें 9 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस दौरान ये आशंका भी जताई गई कि उस केमिकल फैक्ट्री पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। हालांकि बाद में इस बात से इनकार कर दिया गया। और जब दमकल की टीम उस केमिकल फैक्ट्री में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। आग की लपटों में घिरी वो बिल्डिंग किसी तपते ज्वालामुखी से दिख रही थी, जिसके अंदर घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए दमकल विभाग के लोग अंदर घुसे और घुसते ही पानी की बौछार शुरू कर दी। लेकिन ये कोई आम आग नहीं थी जो पानी से बुझ जाती, इसलिए उसे बुझाने के लिए एक विशेष तरह के केमिकल युक्त झाग का इस्तेमाल किया गया और उसे भी मोटे मोटे पाइपों से बहाया गया। इसके बाद तो कुछ ही सेकंड में वहां फर्श पर मानो नदी सी बहने लगी और बुझती आग अपने पीछे ऐसा धुआं छोड़ती गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। एक पल को तो वहां नजारा ऐसा हो गया कि दमकल के लोग भी धुएं में गुम हो गए। हालांकि घंटों तक पसीना बहाने के बाद उन्होंने किसी तरह उस आग पर काबू पा लिया। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने उस बिल्डिंग को जलाकर राख कर दिया। आग की वजह से वो सफेद बिल्डिंग काली पड़ गई और उसके अगले हिस्से का तो हुलिया ही बिगड़ गया। धमाके की वजह से उसके परखचे कई मीटर दूर तक जाकर गिरे और वो बिल्डिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई।